नमस्कार दोस्तों। विजयादशमी के इस उपलक्ष्य में आप सभी का अभिवादन। ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ आप सभी समृद्ध रहें, सफल रहें, सुखद रहें और स्वस्थ रहें। आज का मेरा जो विषय है वो विषय एक नया विषय है और इस विषय को मैं आपके सामने तथ्य और प्रामाणिकता के आधार पर रखूँगा। आपको जांच करना है और अपने परसेप्शन आपको खुद बनाने हैं। और मैं आज की युवा पीढ़ी से, खासकर कांग्रेस के युवा समर्थकों से निवेदन करूंगा कि इन बातों को आगे ले जाएंगे। कौन कहता है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया है? कांग्रेस पार्टी ने जितना किया है, कांग्रेस पार्टी का योगदान जितना है, शायद ही किसी और पार्टी या किसी और संगठन का रहा होगा या रहेगा भविष्य में। इसलिए मैं कांग्रेस के युवा समर्थकों से कहता हूँ कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब हमारी उम्र के लोग अब जाने वाले हैं। तो आप आज की युवा पीढ़ी, खासकर कांग्रेस के समर्थक, इस बात को, कांग्रेस के लेगेसी को, कांग्रेस की विचारधारा को आगे ले जाएं, आने वाले पीढ़ियों तक आगे पहुंचाएं। यही आपसे नम्र निवेदन है। हाँ, शुरू करता हूं कांग्रेस की उपलब्धियों से। आज़ादी यानी कि सत्ता का हस्तांतरण गोरे अंग्रेजों ने काले अंग्रेजों के हाथों में 1947 में जब सत्ता का हस्तांतरण किया, उसके बाद से लेकर अब तक कांग्रेस का काफ़ी योगदान रहा देश की उन्नति और प्रगति में, देश की आर्थिक उन्नति में कांग्रेस का काफ़ी योगदान रहा है। अगर शुरू करता हूं तो सबसे पहले मैं कहूँगा कांग्रेस फॉर करप्शन यानी भ्रष्टाचार से कांग्रेस का बहुत अन्योन्याश्रय संबंध रहा है। कांग्रेस लव्स करप्शन। कांग्रेस को प्यार मोहब्बत है, इश्क है करप्शन से, और इश्क और मुश्क कभी छिपाया नहीं जा सकता है। शुरू करता हूँ सबसे पहले 1951 में, 47 में भारत में से गए अंग्रेज और क्या देकर गए? वो भी लूट कर गए। और आने वाले दिनों में लूट की ये दास्तां चलती रही और कांग्रेस की सरकार जब तक रही अनगिनत लूट होते गए। बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उतनी लंबी लिस्ट तो बता नहीं पाऊंगा। शुरुआत करता हूँ 1951 से। जीप घोटाला, उस समय भारत के राजदूत हुआ करते थे ब्रिटेन में, वी.के. कृष्णा मेनन, उनके माध्यम से ये जीप घोटाला हुआ। और बाद में वही होना था जो होता है, कमीशन बनाया गया। उस कमीशन में अभियुक्त भी वही, वकील भी वही और जज भी वही। कमीशन ने ख़त्म कर दिया इस जीप घोटाले को। और इसके बाद वी.के. कृष्णा मेनन को पुरस्कार स्वरूप पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में एक उच्च पदस्थ मंत्री बनाया गया। इसके बाद साइकिल घोटाला होता है। साइकिल घोटाला 1951 में होता है। LIC घोटाला होता है 1957 में। LIC पर दबाव डाला गया। मुंद्रा नाम एक कंपनी के शेयर्स को बहुत ऊंचे दाम में, करीब 350% ऊंचे दामों में बेचा गया। इसके बाद मारुति स्कैंडल होता है, मारुति घोटाला, संजय गांधी का मारुति। इसके बाद बोफोर्स स्कैंडल के समय, उस समय मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ करते थे माधव सिंह सोलंकी ने स्विस अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखा, एक चिट्ठी लिखी कि भाई जो इंक्वायरी चल रही है उस इंक्वायरी को धीमा किया जाए। राजीव गांधी ऐसा चाह रहे हैं कि उस इंक्वायरी को ज़्यादा तेज़ी से ना बढ़ाया जाए। वो लेटर जो है उस समय इंडिया टुडे में लीक हो गया, जिससे सभी को पता चल गया कि ऐसा कुछ घोटाला हुआ था। इसके बाद 1981 में A.R. अंतुले मंत्री थे, सीमेंट का बहुत बड़ा घोटाला हुआ। A.R. अंतुले 30 करोड़ रुपये उसने खा बैठे, बाद में उनकी नौकरी गई। इसके बाद 1987 में HDW सबमरीन कमीशन घोटाला, जिसमें के फलस्वरूप VP सिंह रिज़ाइन कर गए और राजीव गांधी की सरकार गिर गई। बोफोर्स घोटाला 1987 में 64 करोड़ की। इसके बाद हर्षद मेहता स्कैम होता है। शुगर इंपोर्ट घोटाला होता है। टेलीकॉम स्कैम 1996 में सुख राम मंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके घर से जो है ना बोरों में भरकर करोड़ों रुपया कैश मिला। ऑयल फॉर फूड स्कैम 2006 में नटवर सिंह मंत्री थे, 1.8 बिलियन US$ का घोटाला हुआ। इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम घोटाला 2008 में। कॉमनवेल्थ घोटाला जो है 2010 में 2300 करोड़ रुपए का। इसके बाद ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर स्कैम हुआ। और ऐसे अनगिनत स्कैम का एक आकलन करते हैं, पता नहीं चल पाता है टोटल कितना, फिर भी एक आकलन के अनुसार से अब तक कांग्रेस के ज़माने में 48 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। चलो, आर्थिक समृद्धि हुई 48 लाख करोड़ का। अब आते हैं कांग्रेस की दूसरी बातों पर। कांग्रेस ने किस तरीके से जो है भारतीय नागरिक के अधिकारों का संरक्षण किया है, और खासकर सनातनियों को, उस पर भी थोड़ा हम देखते हैं। एक
संविधान, किसी देश की संविधान वहाँ के लोकतंत्र कायम रखने में और उनके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की गारंटी देती है। और संविधान में उद्धृत जितनी सारी धाराएं हैं उसमें सरकारों को ये पावर रहता है, ये अधिकार रहता है कि अपने नागरिकों की रक्षा करे, उनके मौलिक अधिकार, उनके शैक्षणिक अधिकार, उनके राजनीतिक, उनके न्यायिक, उनके आर्थिक और उनके धार्मिक अधिकारों का प्रोटेक्शन सरकार कर सके। सबसे पहले बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, हमें एक संविधान दिया जिसमें आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 में राइट टू इक्वालिटी की बात कही, यानी कि इस देश में जितने नागरिक होंगे वो बराबर होंगे, उनका अधिकार बराबर होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो या किसी भी कास्ट का हो। अब आते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसके बाद आते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 24 और 26 के तहत अपने नागरिकों की मौलिक धार्मिक अधिकारों की गारंटी देता है। आर्टिकल 25 प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने या प्रचार करने का अधिकार देती है। इस प्रचार करने के मामले में एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कहीं ऐसा भी तो होता आया है और हमने देखा है, प्रचार करने के माध्यम से बहुत सारे ऐसे धार्मिक प्रतिष्ठान हैं, मिशनरीज हैं और बहुत सारे लोग, उन्होंने आर्टिकल 25 का सहारा लेते हुए प्रचार करते करते धर्मांतरण भी काफ़ी रूप में किया है, बहुत सारे देश जगह किया है, नॉर्थ ईस्ट में किया, बहुत सारी जगह अभी भी चल रहा है उसका। तो ये आर्टिकल 25 और 26 है। इसके बाद आता हूँ मैं, किस तरीके से कांग्रेस ने समय समय पर भारत की संविधान को तोड़ मड़ोड़ कर उसके कानून की धज्जियां उड़ाकर किस तरीके से नया कानून और एक्ट बनाया, जिसके तहत धीरे 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 सनातनी हिंदुओं के अधिकारों का पूर्ण रूप से हनन कर दिया, हिंदुओं को जकड़ लिया। HRCE एक्ट 1951, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है आपको जानने के लिए। इसको कहते हैं धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1951। ये नेहरू द्वारा लाया गया मूल रूप से हिंदू धर्म पर अंकुश लगाने के लिए। इस नीच अधिनियम का मंदिरों और हिंदू धर्म पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने क्या किया कि जितने सारे मंदिरों को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, यानी कि मंदिर सरकार के अंतर्गत आएगा और प्रत्येक मंदिर में जो ट्रस्टी बनेगी वो ट्रस्ट जो है सरकार के अधीन होगी। सबसे दुखद बात यह है कि उस मंदिर के ट्रस्टी गैर हिंदू भी बन सकते हैं, ऐसा कि हम लोगों ने देखा है। तिरुपति मंदिर में गैर हिंदू यानी मुसलमान और क्रिश्चियन भी इसके ट्रस्टी रहे हैं। तो जब इसके ट्रस्टी गैर हिंदू बनेंगे तो हिंदुओं द्वारा अर्जित की हुई पैसा का दुरुपयोग होना सुनिश्चित है। यहाँ पर अगर ऐसा किया उन्होंने, कांग्रेस ने हिंदुओं को से मंदिर छीन लिया और मंदिर की पैसे छीन लिए HRC एक्ट के अनुसार, तो उन्होंने, कांग्रेस ने मुस्लिम या ईसाई धार्मिक धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम क्यों नहीं लाया। HRC अधिनियम बनाते समय कांग्रेस ने हिंदू मंदिरों द्वारा उत्पन्न राजस्व को उचित तरीके से प्रबंधित करने की दलील दी। उन्होंने कहा कि HRC एक्ट 1951 इसलिए बनाया गया है ताकि उसमें से अर्जित जो पैसा है, रेवेन्यू उत्पन्न होता है, उस रेवेन्यू का प्रबंधन सही तरीके से हो। यानी कि उस समय तक मंदिरों के जो पंडित थे, पुजारी थे और प्रबंधन समिति थे, जो हिंदू थे, वो चोर थे, बेईमान थे सारे, और दूसरे धर्मों के लोग जो है दूध के धुले हुए हैं। अब आता हूं अगला, आर्टिकल 28। धारा 28 में कहा गया है कि राज्य से पूरी तरह से फंड पाने वाले शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी सभी संस्कारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अनुच्छेद 30 क्या है। अनुच्छेद 30 का एक में सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वो धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपने पसंद की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने का और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। इसका मतलब है कि मदरसों को सरकारी नियंत्रण से पूर्ण छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें सरकारी धन मिलता रहेगा और अभी भी मिल रहा है। क्या कांग्रेस ने हिंदुओं के लिए ऐसी कोई व्यवस्था की थी? इसका मतलब कांग्रेस ने अनुच्छेद 28 द्वारा हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा को पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया गया और साथ ही साथ आर्टिकल 30 के हिसाब से मुस्लिम मदरसों को धर्म के साथ इस्लामिक शिक्षा प्रदान करने की पूरी मंजूरी दी। ये कांग्रेस के हमारे
हिंदू धर्म, सनातन धर्म के प्रति कांग्रेस की विचारधारा है। इसके बाद आती है सेकुलरिज्म। 1975 में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ा गया, जो एक दिखावा है और हिंदुओं को नपुंसक बनाने का एक मजबूत हथियार है। आपने पहले ही देखा कि अनुच्छेद 28 और अनुच्छेद 30 द्वारा हिंदुओं के साथ किस तरीके से भेदभाव किया गया, और जो कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है, जो भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करती है। फिर आप धर्मनिरपेक्षता की बात कैसे करते हैं? ये हिंदुओं के साथ एक गंदा मजाक है और हिंदुओं को नपुंसक बनाने का एक क्रूर हथियार भी है, मैं कहना चाहूँगा। अनुच्छेद 30 के द्वारा आप मदरसों के माध्यम से धार्मिक प्रचार को पूर्ण छूट प्रदान करते हैं और अनुच्छेद 28 के अनुसार हिंदुओं को हिंदी धार्मिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए नियंत्रित करते हैं, रोकते हैं। मुझे लगता है धर्मनिरपेक्षता और आतंकवाद में एक गहरा रिश्ता है। अब आते हैं माइनॉरिटीज़ एक्ट 1992। अब आइए, अल्पसंख्यक अधिनियम 1992, ये भी कांग्रेस की देन है। जब कांग्रेस ने पहले से ही मुसलमानों को कई कानून के साथ सुरक्षा प्रदान की है और हिंदुओं को अनुच्छेद 28 के साथ बांध रखा है और हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट 1951 की धारा 23 के साथ सरकार को किसी भी मंदिर को अपने दायरे में लेने की मनमानी महाशक्ति देती है, ऐसी स्थिति में माइनॉरिटीज़ कमीशन एक्ट लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? अब मज़ेदार किस्सा है कि ये जो माइनॉरिटीज़ एक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए, क्योंकि जनगणना के हिसाब से भारत में 8 ऐसे राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर। लेकिन कांग्रेस द्वारा इस अल्पसंख्यक अधिनियम का लाभ अल्पसंख्यक हिंदुओं को कभी नहीं दिया गया है और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी हिंदुओं को लाभ देने वाली एक याचिका को भी खारिज कर दिया। धन्य हो कांग्रेस, धन्य हमारी कानून व्यवस्था। अब आती है कांग्रेस का अगला योगदान सनातनियों के लिए, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। यानी कि जब आप समय देखिए 1991 में राम मंदिर का आंदोलन अपने चरम पर था। ऐसे समय पर उन्होंने क्या किया, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लगा 1991। इसका मतलब ये होता है कि ये पूजा स्थल अधिनियम इसलिए है कि जैसा स्थिति थी 1947 में, जिसके कब्जे में मंदिर था वो वैसा ही रहे, यानी कि राम मंदिर, कृष्ण मंदिर और साथ ही साथ 40,000 मंदिर जो हिंदुओं पर मंदिरों पर जो ज़बरदस्ती कब्जा किया गया, यथास्थिति बनी रहे 1991 में। इसके बाद आया वक्फ बोर्ड 1995, जो आजकल बहुत चर्चित है। इतना सब हिंदुओं पर अत्याचार होने के बावजूद भी कांग्रेस ने फैसला किया कि हिंदुओं को प्रताड़ित करने का और आतंकित करने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। फिर उसने इस अपराधी को अपने बैग से बाहर निकाला। कौन सा अपराधी? वक्फ बोर्ड। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड भारत में सबसे बड़ा लैंड माफिया है, या कहते हैं लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा, तीसरा लैंड होल्डिंग इसके बाद, रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास लैंड होल्डिंग सबसे ज़्यादा वक्फ बोर्ड के पास है। 1900 और बात करें वक्फ बोर्ड के दायरे का, तो शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पीएम ऑफिस, उन्होंने सारी सरकारी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के पास गिरवी रखा गया। मज़ेदार किस्सा है कि अगर आप क्लेम करते हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी कितने सारे उन्होंने हथिया लिए, अगर किसी प्रॉपर्टी पर सरकार का अधिकार है और वक्फ बोर्ड ने बोला कि मेरा अधिकार है, तो सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वक्फ बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर पेपर दिखाना पड़ेगा कि नहीं नहीं आपकी प्रॉपर्टी नहीं, ये तो हमारी प्रॉपर्टी। ये विडंबना है। तो कांग्रेस के बारे में और क्या कहा जाए। 1990 में नरसंहार, हिंदुओं का नरसंहार, हिंदू पंडितों का नरसंहार हुआ, मुख दर्शक बनी रही। आज तक कांग्रेस ने उस पर कोई कारगर कदम नहीं उठा। 1984 में सिखों का दंगा, सिखों पर दंगा, कत्लेआम हुआ। ऐसे बहुत सारे कांग्रेस के योगदान है और मैंने जितनी सारी बातें बताई बहुत कम है, चूँकि 15 मिनट में मुझे ये मेरी बात ख़त्म करनी है। उस 15 मिनट में ये सारी बातें नहीं हो सकती, क्योंकि 1947 से चली आ रही है। कांग्रेस के योगदान पर हम घंटों बात कर सकते हैं। आप सभी से नम्र निवेदन है, मैंने जितनी सारी बातें बताई हैं गूगल बाबा से वेरीफाई करिए और इसको आगे तक पहुंचाइए, ताकि कांग्रेस के इस महान योगदान पर पर्दाफाश हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।